हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की जो क्लास है ये वोकैबुलरी की क्लास है। जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मेरा 27 साल का इसमें अनुभव है। मैंने सभी बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है और मैं इंग्लिश कॉस्मॉस को भी लगभग 27 सालों से चला रहा हूँ। और वोकैबुलरी और ग्रामर में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी है। तो आज एक छोटी सी क्लास मैं लेके आया हूँ आपके लिए वोकैबुलरी की। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको नजर आएंगे। अब एक पहला क्वेश्चन है क्विज का कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची होता है। बैफल एक वर्ड है इसमें, बैफल। बैफल का क्या मतलब होता है? बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना किसी को। बैफल्ड, ही बैफल्ड मी इन द क्राउड और इन द ट्रैफिक, आई वॉज बैफल्ड। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, मैं परेशान हो गया। तो अब इसके सिनोनिम चूज करना है हमको, है ना। तो क्लैरिफाई का मतलब तो किसी चीज को की क्लैरिटी होता है, ये हो नहीं सकता, इसको मैं कट कर देता हूं। सूद का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शांत करना। सूद मतलब सूदिंग कपड़ा। एक दिमाग को जब हम बहुत नर्वस से बहुत आराम की स्टेट में ले आते हैं तो उसको बोलते हैं बड़ा सूदिंग एहसास हो रहा है। तो बैफल का तो ये ऑपोजिट हो गया, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। ठीक है। कंफर्ट आपको सबको ये तो बहुत इजी वर्ड है, तो इसका मतलब इसका आंसर है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब कंफ्यूज कर देना। परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी एक रिसर्च टूल भी है, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वोकैबुलरी में बहुत टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको अब मान लीजिए ये क्वेश्चन टफ क्यों बन गया। Somebody suppose does not know the meaning of perplex, तो अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? डेली न्यूज़पेपर पढ़ना। इसके अलावा हर तरीके से जो भी वर्ड दिमाग में आए उसका ऑन द स्पॉट, मोबाइल में डिक्शनरीज होती हैं आजकल, उसको वहां देख लेना। ये एक टिप दे रहा हूं मैं आपको। आज सुबह हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स आए थे, तो मैंने देखा कि देयर वाज अ गर्ल वन हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो वो इंग्लिश के लिए आई थी मेरे पास। और मैंने देखा कि उस बच्ची को अभी तक किसी ने यही नहीं बताया कि कोई वर्ड नहीं आता है तो फिर उसके लिए हमें डिक्शनरी को कंसल्ट करना है। डिक्शनरी को कंसल्ट करना बोलते हैं, डिक्शनरी देखना नहीं बोलते हैं। ठीक है। जैसे डॉक्टर को दिखाना है तो क्या बोलते हैं? कंसल्ट द डॉक्टर। इसका मतलब है कि मैं आपको एक लेक्चर देना चाहता हूं, केवल क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं चाहता। लेक्चर ये है कि वोकैबुलरी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक स्टूडेंट को अप्रोप्रिएट वर्ड का आना बहुत जरूरी है कि एक सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। हालांकि उसके सिनोनिम्स बहुत हो सकते हैं। ठीक है। सिनोनिमी पे एक लेक्चर मैं देता हूं अभी थोड़ी देर में आपको। उसके बाद हम चलते हैं अगले वर्ड पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ऑल द गेस्ट्स वर शॉक्ड एट हिज डैश लाफ्टर। अब यहां पे शॉक्ड वर्ड से हमें हिंट मिलेगा कि वो लोग खुश नहीं हुए, शॉक्ड हो गए, है ना। तो अनरिकग्नाइज्ड, अनरिकग्नाइज्ड का मतलब क्या होता है? जिसको पहचाना नहीं जा सकता, जिसकी कोई पहचान नहीं है, अनरिकग्नाइज्ड। अनआइडेंटिफाइड है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं वो बंदा तो सामने बैठ करके हंस रहा होगा क्योंकि गेस्ट के बीच में हंस रहा है, यानी कंफर्टेबल होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके लाफ्टर को देख करके वो समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए कि ये कौन हंस रहा है। इसका मतलब है दिस कैन नॉट बी दी आंसर। अनरेस्ट्रेन्ड का मतलब क्या होता है? अब वो लगातार, रेस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, और अन का मतलब होता है, और उसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि वो लगातार ही हंसता रहा। यस, इट कैन बी एन आंसर, क्योंकि सब शॉक हो जाएंगे ना, भाई थोड़ी देर के लिए हंसा ऐसे हंस दिया और वो हा 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 हंसे ही जा रहा है, तो फिर हम समझ सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन लेते हैं, अनरिजॉल्व्ड। रिजॉल्व का मतलब होता है सॉल्व हो जाना किसी चीज का। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि कोई चीज अनरिजॉल्व, तो इसका मतलब वो सॉल्व नहीं हुई। लाफ्टर तो कोई गुत्थी नहीं है कि सॉल्व नहीं होगी, इसका मतलब ये लाफ्टर के लिए यूज होने वाला अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। और अनरिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब क्या होता है? शानदार, रिमार्केबल परफॉर्मेंस, है ना। अनरिमार्केबल का मतलब है जिसकी कोई पहचान नहीं हो। तो अब हम कहेंगे कि उसकी कोई बहुत ही कम शानदार हंसी, तो ये इसमें अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? अनरेस्ट्रेन्ड, यानी कि वो लगातार हंसता रहा। इससे इस आंसर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो गया? बी। क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे वर्ड पर। ध्यान से देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, और इसमें आपको देखना होगा कि भाई ये थोड़ा, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये दिख जाए आराम से। सेलेक्ट द ऑप्शन
select the option that can be used as a one word substitution या substitute. वन वर्ड सब्सटीट्यूट क्या होते हैं कि एक लंबा सा एक फ्रेज यूज कर लो और उसकी जगह आपको एक वर्ड यूज करना पड़े. तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई सब ने मिलकर के और वो डिसीजन लिया, तो आपको मालूम है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, यूनानिमसली, है ना. द डिसीजन वॉज टेकन यूनानिमसली. तो अब यूनानिमसली वर्ड यूज कर लिया तो इतना लंबा चौड़ा एक सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. शी वॉज गिवन द अवार्ड आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ इन द आर्मी. तो हम बोलेंगे हर हस्बैंड वॉज अवॉर्डेड अ पॉस्थुमस अवार्ड. तो ये कुछ वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं. पॉस्थुमस, जैसे एक वर्ड है मेरे पास पॉस्थुमस, मतलब डेथ के बाद, दिख रहा होगा आपको, है ना. एक वर्ड अभी मैंने यहां पे कौन सा यूज किया था, यूनानिमसली, MOUSLY. यूनानिमस का मतलब सर्वसम्मति से, एक साथ. तो इनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, है ना. मैंने कहा कि यार उसको अपने भाई की हत्या का दोषी पाया गया, तो या उसको उसकी सिस्टर की हत्या का दोषी पाया गया, तो फिर हम ऐसे बोल देंगे कि सोरोरिसाइड, एक वर्ड है उसके लिए. भाई की हत्या फ्रैट्रिसाइड. पति की हत्याएं बहुत हो रही हैं आजकल लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को. और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप आंसर्स लिखिए. ठीक है. अब लेकिन मैंने कहा कि जैसे आजकल हस्बैंड्स को बहुत मारा जा रहा है, उसके लिए क्या वर्ड है कि उस औरत को अपने हस्बैंड की हत्या का दोषी पाया गया. लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने अपनी वाइफ को मारा है, तो इसके लिए भी एक वर्ड है मेरे पास. देखो इधर, यूक्सोरिसाइड, है ना. यूक्सोरी का मतलब वाइफ. यूक्सोरियस एक वर्ड है इंग्लिश में, यूक्सोरियस. इसका मतलब है बहुत ज्यादा अपनी पत्नी को प्यार करने वाला. पत्नियों को तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन जो जरूरत से ज्यादा प्यार करता हो, है ना. ऐसे हस्बैंड को हमारे समाजों में, जो एक पुरुष प्रधान समाज है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड, उसके अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है ऐसे हस्बैंड्स के लिए. गलत हो गया, एक सेकंड दो. देखो उसके लिए एक वर्ड है हमारे पास, वो है हेन पैक्ड हस्बैंड. क्या बोलते हैं उसको, हेन पैक्ड हस्बैंड. ये मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक क्लास ले रहा हूं छोटी सी आपकी. किसी को आपको ऐसे कहना है कि भाई उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया, किसी और के साथ संबंध बनाकर उसको चीट किया, तो ये गाली भी आदमी को लगती है पुरुष प्रधान समाज में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में. हम उसको बोलते हैं कि उस औरत ने उसको ककोल्ड किया. उस वाइफ ने अपने हस्बैंड को क्या किया, ककोल्ड. तो CUCKOLD, ककोल्ड. ककोल्ड का मतलब आदमी ककोल्ड हो जाएगा, वाइफ ककोल्ड नहीं होगी. तो सोरोरिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, राजा की हत्या की गई है. अभी आपको मालूम है कि किसी एक कंट्री में सो कॉल्ड, जो उनका बहुत बड़ा लीडर था, हालांकि वो राजा नहीं था, लेकिन रीगल, है ना, से रेजी वर्ड बना, इसका मतलब राज्य. तो राजा की हत्या इज रेजिसाइड. तो ऐसे ही वोकैबुलरी में क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, जो हम सीखते चले जाएंगे हमें लगेगा कि हम बहुत इजीली समझ सकते हैं. अब यहां पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं. तो बहुत ही आसान है, ग्रुप ऑफ पीपल को अपन क्या बोलते हैं बताओ, क्राउड. फ्लॉक क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जानवरों के झुंड को बोलते हैं. हर्ड छोटे जानवरों के या बड़े जानवरों के झुंड को बोलते हैं. फ्लॉक ऑफ पक्षी भी हो सकता है, गाय भैंसों का झुंड है तो हम उसको हर्ड बोल सकते हैं. रेवड़ भी बोलते हैं हिंदी में. और ब्रूड क्या होता है बताओ. ब्रूड अगर मान लीजिए वर्ब है, पहले बताइए आपने ये वर्ड लिख लिए हैं, अगर लिख लिए हो तो मैं इनको रब कर रहा हूं. ठीक है, या मैं वहां लिख देता हूं ताकि अगर किसी ने अभी नहीं लिखा हो तो वो लिख ले. ब्रूड एक वर्ब है. अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि देखो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक बात नोटिस करनी है ग्रामर में, कि वो वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, नाउन. वो नाउन होगा. अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है उनसे, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव होगा. अगर उसमें LY लग रहा है मोस्टली तो वो एडवर्ब होगा. अगर वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो वो वर्ब होगा. अब ब्रूड है यहां पे और ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब है ग्रुप को, ब्रूड को यहां पे नाउन की तरह यूज किया गया है. ब्रूड का एक मतलब होता है सोचना, मनन करना.
क्या होता है कि जो मुर्गी या जितने भी फीमेल बर्ड्स होते हैं ना, ये जब अपने अंडों के ऊपर बैठते हैं उनको गर्मी देने के लिए, उनको सेने के लिए, है ना। अंडे सेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। चलो लिख के बताओ कि उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। एच से वो वर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है। कि पक्षी जब अपने अंडों के ऊपर बैठ करके, मादा पक्षी उनको सेती है, तो वो चुपचाप बैठती है, वो बिल्कुल हिलती नहीं है, ऐसे बिल्कुल मगन होकर के बैठ जाती है ऐसे। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि द hen इज ब्रूडिंग, ठीक है। और वो जो बच्चे होते हैं उनको कुल मिलाकर के बोला जाता है ब्रूड। तो हम बोल सकते हैं ब्रूड ऑफ चिकन। तो ब्रूड का मतलब हो गया छोटे पक्षियों का ग्रुप। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब है क्राउड, क्योंकि इंसान के लिए हम या तो मॉब वर्ड यूज करते हैं या क्राउड वर्ड यूज करते हैं। अब मॉब जो होती है वो अनियंत्रित होती है, और क्राउड जो होती है वो नियंत्रित होती है। हम बोलते हैं क्राउड ऑफ गेस्ट्स, ठीक है। तो एक तरह से ये एक पॉजिटिव वर्ड भी होता है कई जगहों पर। तो ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक एक्सरसाइज में हमने कुछ सीखने की कोशिश की है। फिर है आपके पास एक और वर्ड है, बहुत ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का हो गया बच्चों, थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड बढ़ गया है अपना। देखो चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड। ब्रैकेट में क्या लिखा है हमने? एक्सपाउंड। They wanted me to expound on this topic because I had some decent ideas on the subject. अब यहां से हिंट मिल रहा है कि इसका जो भी पर्यायवाची होगा या अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो डिसेंट आइडिया से आएगा। कि अगर डिसेंट आइडिया है तो बाकी लोगों ने क्या कहा होगा कि भाई तू और बोल, उसको और एक्सप्लेन कर, और बोल। अच्छा बोलने वाले को, अच्छे विचार वालों को हम मौका देते हैं बोलने का, है ना। पॉसिटी एक वर्ड है इंग्लिश में। पॉसिटी का मतलब क्या होता है? मीगर। मीगर का मतलब होता है कम। जैसे मैंने कहा पॉसिटी ऑफ रेनफॉल, इंग्लिश में ऐसे यूज करते हैं, पॉसिटी ऑफ रेनफॉल, यानी कि पानी की, बारिश की कमी। पॉसिटी ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें, यानी उसको एक्सप्रेशन देना नहीं आता। तो पॉसिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी। नोटोरिटी का मतलब क्या होता है? बदनामी। फेमस का ऑपोजिट है। नोटोरिटी एक नाउन है कि ही वॉज किल्ड बाय अमेरिका फॉर हिज नोटोरिटी। मान लीजिए किसी को मारा हो अमेरिका ने। अभी तो इस वक्त आपको मालूम है जो हमारे ट्रंप साहब हैं ही हैज गेन्ड नोटोरिटी। उन्होंने बहुत बदनामी झेल रखी है दुनिया में, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स आपको पता ही है, कईयों के चहेते होते हैं, कईयों के नहीं, तो वो तो नोटोरिटी तो लेते ही रहते हैं। और इसका नाउन क्या हो जाएगा बताओ? उसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? नोटोरियस, है ना। नोटोरियस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और नोटोरिटी क्या हो गया? नोटोरिटी ये हो गया आपका नाउन। नाउन का पता कैसे चलता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बस आप 2-3 चीजें याद रखें सभी स्टूडेंट। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो नाउन होगा। अगर उनसे पहले आ रहा है तो आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आते हैं। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं। पार्टीजन का मतलब होता है लोगों को डिवाइड करने वाला। पार्टीजन एटीट्यूड है, अलगाववादी लिख लो हिंदी में। कहते हैं ना कि यार वो पार्ट कर देता है लोगों को। जैसे बहुत सारे सेपरेटिस्ट होते हैं। अब इसके लिए मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, दे दूं आप कहो तो। जैसे एक वर्ड है एक्सट्रीमिस्ट। पार्टीजन जो होता है वो फंडामेंटलिस्ट भी होता है। फंडामेंटलिस्ट, है ना। क्या होता है? बहुत बेसिक चीजों पे अड़ जाने वाला, लोगों को अलग कर देने वाला। कि भाई तुम ये नहीं करते हो तो तुम अलग हो जाओ, तुम असली ब्राह्मण नहीं हो, जनेऊ धारण नहीं करते हो, तुम 5 बार कलमा नहीं पढ़ते हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम अलग हो जाओ, तुम असली मुसलमान नहीं हो। इसका मतलब है कि वो जो बंदा है वो फंडामेंटल्स पे काम करता है, यानी कि वो थोड़ा सा अड़ गया। पार्टीजन है वो लोगों को बांट देता है। पार्टीजन जो एटीट्यूड है उसी से हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ था, आपको मालूम है कि नहीं। और अभी भी बहुत सारे पार्टीशन होने को तैयार बैठे हैं लोग बाग। तो अब देखो पॉजिटिव मतलब कम, तो क्या वो दे वांटेड मी टू कम ऑन दिस टॉपिक, वो तो आंसर बनेगा नहीं। नोटोरिटी भी नहीं फिट हो रहा, पार्टीजन भी फिट हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर है एक्सपैशिएट। अब एक्सपैशिएट का मतलब क्या होता है? इलैबोरेट करना किसी चीज को। इलैबोरेट, इलैबोरेट का मतलब होता है और खोल के समझाना। एल्यूसिडेट, एक और वर्ड देता हूं आपको। एल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? खोल के समझाना, ठीक है। और किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है, और उसको और अच्छी तरह से समझाना, ठीक है। पिक्चर के थ्रू किसी चीज को समझाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसका सिनोनिम है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ढूंढो।
जो भी काम में दूं उसको करोगे तो धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी, मेरे सेशन में आने के बाद आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होने लगेगी। और वोकैबुलरी ऐसे ही पढ़नी चाहिए। वोकैबुलरी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक क्वेश्चन आया, मैंने एक का आंसर दे दिया, वो 4 वर्ड समझा दिए। अगर मैं आपको सैर कराने लग जाऊं शब्दावली की, तो समझ जाओ कि मेरे दिमाग तक पहुंचते पहुंचते आपका खुद का दिमाग तेज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं अगर आपकी वोकैबुलरी में दम है। और वोकैबुलरी कैसे सीखते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको बताता हूं। वोकैबुलरी को डेड तरीके से नहीं सीखा जाता है। वोकैबुलरी का मतलब होता है वो वर्ड कहां आया, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है, मैं बताते वक्त ये समझा रहा हूं कि ये किस सेंस में यूज होता है, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत रीडिंग करता हूं, मैं पीएचडी हूं इंग्लिश में, डबल एमफिल हूं। मैं अपनी शेखी नहीं भगा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि इतना पढ़ने का क्या मतलब निकला। क्योंकि ओरिजिनल नॉवल पढ़ने से, ओरिजिनल कविताएं पढ़ने से, डेली एडिटोरियल्स पढ़ने से हमें पता चला कि अच्छा ये वर्ड यहां आ रहा है, अच्छा ये इस सेंस में अंग्रेज यूज करते हैं, है कि नहीं। तो जिस जिस सेंस में जो जो वर्ड यूज किया जाता है उस सेंस का हमें धीरे 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 क्लैरिटी होने लगती है। तो वो जब टीचर के पास आते हैं हम, और वो टीचर अगर वैसा है कि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दे, संदर्भ क्लियर कर दे, तो वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाती है। तो एक 4 वर्ड के साथ हमने देखिए कितने सारे वर्ड्स ले लिए। एक्सपाउंड करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को इलैबोरेट करना, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मैंने आपको और दिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, मीगर पॉसिटी के लिए था, है ना। और नोटोरियस जो था वो बदनामी के लिए था, नाउन है, मैंने बताया एडजेक्टिव है, नोटोरिटी नाउन है। एक्सप्लेन, एल्यूसिडेट, इलैबोरेट, किसी चीज को खोल के समझाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्सपेशिएट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द हैवी एंड abundant rainfall has a major role to play in the production of crops. साइक्लोनिक, साइक्लोनिक जो बारिश होती है वो साइक्लोन की वजह से आती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम देख रहे हैं कि हैवी एंड एबेंडेंट रेनफॉल हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब ये प्रोडक्शन जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब है राइटर ये कहना चाह रहा है कि अच्छी क्रॉप्स हुई हैं। और अच्छी बारिश, हैवी का मतलब बहुत बुरी बारिश नहीं होता है, हैवी बारिश का मतलब है धान की फसल बहुत अच्छी होएगी, मक्के की फसल बहुत अच्छी होएगी। तो साइक्लोनिक, तो लेकिन साइक्लोन आया उसकी वजह से हुई, तो साइक्लोन तो आपको पता है तेज हवाएं लेके आता है तो फसल बर्बाद करेगा, तो ये नेगेटिव हो गया इस सेंस में। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, रुक रुक कर, ठीक है। इसका मतलब है कि कभी होना और कभी नहीं होना, इंटरमिटेंट, बीच बीच में, रुक रुक कर। मैंने कहा कि मैं इंटरमिटेंटली लाइब्रेरी जाता रहता हूं। इंटरमिटेंटली लाइब्रेरी जाने का मतलब हो गया कि कभी जाता हूं कभी नहीं जाता हूं, है ना। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, एम्पल मतलब जितनी जरूरत है। और प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक। अब आपको आंसर इन दोनों में से ढूंढना है कि भाई इसमें क्या आंसर होगा। एम्पल का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट। यहां पर क्या कह रहा है, हैवी एंड एबेंडेंट। तो एबेंडेंट का मतलब क्या होगा, जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो अप्रोप्रिएट वर्ड क्या लग रहा है आपको, एम्पल का मतलब क्या होता है, काफी, जितनी होनी चाहिए उससे प्रोडक्शन होता है। लेकिन प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे समय तक, इसका मतलब फसल को जब सूखना है, पकना है, तब भी बारिश हो रही है। कई बार आपने देखा होगा अक्टूबर तक बारिश होती रहती है, नवंबर तक भी बारिश हुई है कई बार। तो इसका मतलब है कि प्रोलॉन्ग्ड उतना अच्छा वर्ड नहीं जितना कि एम्पल। एम्पल का मतलब पर्याप्त। तो इससे आपको यह आंसर पता चल जाएगा। इसमें मेरे पास देने लायक ज्यादा वर्ड्स नहीं है आपको, ठीक है, इसलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब थोड़ा सा ग्रामर पढ़ाता हूं आपको। ग्रामर में मैं जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है, देखिए जरा पहले स्लाइड बदलते हैं, दिखाता हूं आपको कि मैं क्या टॉपिक लेके आया हूं। देखो, टॉपिक का नाम है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक टॉपिक है, ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर इसका ऑर्डर है और इसको मैं बदल दूं और वर्ब को पहले ले आऊं और सब्जेक्ट को बाद में लिख दूं, इसका मतलब है मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इंग्लिश में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसके क्वेश्चंस लगभग लगभग हर एरर फाइंडिंग में आपको दिख जाएंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप बहुत कॉमनली इन्वर्जन करते आए हो बचपन से। कैसे, देखो जैसे मैंने कहा कि आई गो देयर, एक सेंटेंस है, आपको पता है ये यूजुअल ऑर्डर है सेंटेंस का, है ना। फिर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या बनाओगे बताओ, आई डोंट गो देयर।
अब आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओगे कि नहीं लाओगे, ऑक्सिलरी को, डू आई गो देयर, है ना। तो ये इन्वर्जन हो गया, इसको कहते हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन आप बचपन से करते आए हो कि जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखते हो तो आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हो। तो वो जो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि वो इन्वर्जन है। और इसको हम WH में भी करते हैं। जैसे WH का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि वाई डू आई गो देयर। अब वाई क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ कॉज, कारण पूछ रहा है। तो जब एडवर्ब शुरू में आ जाता है तो हम उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट कभी नहीं लिखते, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वर्जन। अब ये कहां कहां होता है, नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब। भाई जैसे मान लो कंटिन्यूस सेंटेंस बना रहे हैं तो राम इज गोइंग, ऐसे सेंटेंस लिखना पड़ेगा, है ना। पहले हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग। लेकिन इन्वर्जन होगा तो क्या होगा, ऑक्सिलरी आगे आ जाएगा। जैसे यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, ऑक्सिलरी आगे आ गई, तो इसको इन्वर्जन कहते हैं। नॉर्मल सेंटेंस है शी हैज नेवर सीन सच ब्यूटी, एक सेंटेंस है, दिख रहा है आप लोगों को सेंटेंस, जहां तक मेरा ख्याल है आपको दिख रहा होगा, फिर इसमें इसको एनलार्ज कर देता हूं, शी हैज नेवर सीन सच। अब ये जो नेवर जो वर्ड है ना आपका, नेवर, इस नेवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव वर्ड अगर पहले आ जाए, नेवर हैज शी सीन सच ब्यूटी। नॉर्मल सेंटेंस में और इन्वर्जन में बोलने में भी फर्क पड़ जाता है, टोन में भी फर्क पड़ जाता है ना। जैसे मैं वहां कभी नहीं गया, रिलैक्स टोन में बोला, आई नेवर वेंट देयर, आई डिड नेवर गो देयर, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कहना है मैं तो वहां कभी नहीं गया, अब देखिए थोड़ा सा एक्साइटेड होकर के, आश्चर्य के साथ अपनी बात को, किसी की बात को रिटॉर्ट करने के लिए, टोकने के लिए, अपनी बात में दम लाने के लिए मैंने थोड़ा, मैं तो नहीं गया कभी वहां, तो मैं बोलूंगा, या मैंने कहा कि जैसे ये सेंटेंस है कि शी हैज नेवर सीन सच अ ब्यूटी, वो रिलैक्स टोन में बात कर रहा है, टोन का भी पता चलता है, नेवर हैज शी सीन सच ब्यूटी, कि कभी नहीं देखी ऐसी सुंदरता तूने, और देख ले उसको, कभी नहीं देखी उसने। तो इसमें सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। तो कई बार क्या होता है, हम रूल तो पढ़ा देते हैं लेकिन कोई भी मैक्सिमम टीचर ये नहीं बता पाते कि वो उसकी जरूरत क्या है। जरूरत होती है, जरूरत बनती है टोन से, क्योंकि अभी आप ग्रामर सीख रहे हो, इंग्लिश, इंडिया में इंग्लिश सिखाने में जो कमी रह गई है वो ये है कि हमने केवल सिलेबस कंप्लीट किए हैं स्कूलों में, आपने देखा होगा, या टीचर जिनको खुद को आता है वो कभी भी स्टूडेंट तक ये मैसेज नहीं पहुंचाते हैं। मेरा ऐसा मानना है, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, कि वो ये करते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्यों बदला, उससे टोन कैसे बदली, अगर वो भी सिखाने लग जाए थोड़ा थोड़ा तो स्टूडेंट को लगने लगेगा कि उसका पर्पस क्या है। तो यहां पे इंपॉर्टेंस आ जाती है फिर एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड की, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, तो पहले मुझे आप ये बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख करके वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको इन्वर्जन समझ में आया कि नहीं आया। इन्वर्जन का मतलब यूजुअल सेंटेंस ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर देना, हेल्पिंग वर्ब को आगे ला करके। ऐसा मोस्टली हम कब करते हैं, जब एडवर्ब शुरू में लिखी जाती है। एडवर्ब मोस्टली शुरू में नहीं लिखी जाती है, लेकिन खासतौर पे नेगेटिव एडवर्ब जब शुरू में आ जाए, खासतौर पे नेवर, नो, सच, और इसके अलावा कुछ और शब्द भी हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। देखिए, जैसे इसको देखिए जरा एक बार, रूल, व्हेन डू वी यूज इन्वर्जन, है ना, कि भाई हम इन्वर्जन को कब यूज करते हैं। इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ हर चीज नजर आए। चलिए बच्चों बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट है हमारा, इंग्लिश कॉस्मॉस। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश पारिक, मैं जयपुर में ऑफलाइन कोचिंग कराता हूं, लेकिन अब मैं ऑनलाइन आ गया हूं, साथ साथ में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चला रहा हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे अब जानने लगेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो लोग अब तक ऑनलाइन थे केवल वही मार्केट में पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं साइलेंटली बहुत सालों से ग्रामर पढ़ा रहा हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने क्वालिफाई करवाया। हजारों स्टूडेंट्स मेरे कभी सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। तो अब आगे आते हैं कि रूल क्या है, कि व्हेन डू वी यूज इन्वर्जन, कब हम इन्वर्जन यूज करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कभी आपको किसी सेंटेंस के अंदर नेवर पहले नजर आ जाए, लिटिल, है ना, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, नॉट ओनली, नो वेयर, एट नो टाइम, इन नो वे, तो हम इसमें नो सूनर भी आता है जो मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू सिखाऊंगा। इन शब्दों को तो आप रट लो, या इनको बार बार देखो, रटने की जगह अगर आप बार बार देखोगे तो याद रहेगा कि इनमें हम क्या करते हैं, इन्वर्जन कर देते हैं सेंटेंस का, है ना। जैसे ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया
ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। हम क्या करते हैं इनके अलावा, जैसे इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, क्लैरिटी और आ जाएगी आपको। ठीक है, ऑलवेज यूज ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट, इंपॉर्टेंट नोट है। इफ नो ऑक्सिलरी यूज डू, डज, डिड, नेवर आई हैव सीन, है ना, ऐसे कि नेवर हैव आई सीन, तो इससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा। इसका मतलब ये गलत है, इसको मैं गलत मानूंगा। नेवर हैव आई सीन। टेल स्टूडेंट्स दैट, बताओ बच्चों, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नेगेटिव वर्ड क्या करना है बताओ, वी हैव टू फ्लिप द वर्ड। फ्लिप का मतलब चेंज कर देना है वर्ब को। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे पास इसके अलावा एक सेंटेंस है, देखो एक सेंटेंस है हार्डली और व्हेन से, कि हार्डली डिड द लेक्चर कमेंस। जैसे ही, इसमें अपन हैड भी लगा सकते हैं भाई। एक सेंटेंस है, देखो ये बहुत फेमस सेंटेंस है, एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। पहले मैं इसको आपको लिख करके समझाता हूं, देखो, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि सर क्या समझा रहे हैं आपको। सर समझा रहे हैं, मैंने कहा कि यार मैंने तो, अब जैसे ये सेंटेंस है कि हार्डली डिड द लेक्चर कमेंस, कि मान लीजिए मैं एक टॉपिक पढ़ा के गया और अगले दिन स्टूडेंट जैसे मैं क्लास में आया, अभी तो मैंने लेक्चर शुरू ही नहीं किया था कि इतने में ही वो क्वेश्चंस पूछने लगे, उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई मुझे शुरू तो करने दो लेक्चर, तो फिर मैं कैसे बोलूंगा, तो फिर मैं झुंझला जाऊंगा, एक्साइटेड हो जाऊंगा ना कि यार मैंने मुझे शुरू ही नहीं किया था इससे पहले ही। तो फिर मैं इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस बोलूंगा कि हार्डली, हार्डली का मतलब है मुश्किल से ही, है ना। डिड आई, मैंने क्या कहा, इसमें हैड भी लगा सकते हैं हम लोग। हार्डली हैड द लेक्चर कमेंस, तो अगर मैं हैड लगाऊंगा तो फिर यहां पे कमेंस्ड करना पड़ेगा, है ना। ये बात पता है कि नहीं पता है, जब हैड है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी ना। तो मैं अगर कंफ्यूजन किसी बच्चे को हो रहा है, हम टीचर्स की एक समस्या रहती है, हम मानते हैं कि भाई ये हर चीज बच्चे को आती होगी, मान लो उसको केवल इतना ही समझ में आ रहा है, तो ये कहेगा कि हार्डली डिड द लेक्चर कमेंस। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, कमेंसमेंट इसका नाउन है, शुरू होना, स्टार्ट भी लिख सकते हो। व्हेन, अब इसमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा ये याद रखना कि हार्डली लिखा हो, स्केर्सली लिखा हो, तो हम लोगों को जो कंजंक्शन यूज करना है वो व्हेन, इतने में ही। यहां पे व्हेन का मतलब जब नहीं है, इतने में ही स्टूडेंट्स स्टार्टेड रेजिंग, मैं दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपको याद रहे, रेजिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया था लेक्चर, इससे पहले ही उन्होंने कठिन क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स कठिन क्वेश्चन पूछते हैं तो जो टीचर है उसकी बड़ी मतलब भद पिटती है कई बार, अगर वो रेडी होकर के क्लास में नहीं आता है तो, है कि नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अच्छे स्टूडेंट वही होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएं और पूछे। आप भी अपने टफ क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने अपना नंबर हर जगह रखा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। अनजान से अनजान स्टूडेंट के भी क्वेश्चन के आंसर्स में टाइम मिलने पर दे देता हूं मैं, जानू ना जानू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका एक, और इसमें आपको एक नई चीज और सिखा देता हूं। नो सूनर से भी एक सेंटेंस है मेरे पास, नो सूनर हैड शी कंप्लीटेड। अब ये सेंटेंस मैंने हैड से बनाया, तो देखो हैड में क्या लग रहा है, थर्ड फॉर्म लग रहा है। अगर मैं इसको इन्वर्जन का सेंटेंस मानता हूं तो पहले ये रटना है कि नो सूनर लग जाए तो देन लगाना है। अब देन के अंदर भी दो क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, एक ये देन होता है और एक ये देन होता है। ये देन आता है आपको पता है कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए, है ना, इससे हम कंपेयर करते हैं, और ये हम टाइम के लिए बताते हैं। तब फिर नो सूनर का क्या मतलब होता है, हार्डली का मतलब तो मैंने बताया कि मुश्किल से मैंने लेक्चर शुरू ही किया था, है ना, उसमें तो मुश्किल से। इसमें अभी तो, इसका मतलब है अभी तो। नो सूनर हैड शी कंप्लीटेड हर थीसिस, उसने अभी अपनी थीसिस कंप्लीट ही नहीं की थी कि इतने में शी वॉज ऑफर्ड अ प्रेस्टिजियस फेलोशिप अब्रॉड, कि उसको बहुत नामी गिरामी किसी जगह से, फेलोशिप का मतलब है वहां पे उसको एक छात्रवृत्ति जो मिलती है विदेश से, उसका ऑफर आ गया। इसका मतलब है कि उसका बहुत नाम होगा, उसने बहुत रिसर्च पेपर पढ़े होंगे, है ना, कॉलेज के दौरान वो छपे होंगे, और उसको लोगों ने कॉन्टेक्ट किया कि भाई ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट तो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के और पीएचडी करे। और तो ऐसा एक सेंटेंस मैं लेके आया हूँ। ये सेंटेंस भी जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि आप लोगों तक थोड़ी सी एनर्जी मेरी पहुँच जाए, मोटिवेशन पहुँच जाए, है कि नहीं। हम लोग बहुत कम पढ़ने लगे हैं बच्चों आजकल, ऐसा मेरा मानना है। हम कम इसलिए पढ़ने लगे हैं कि
जॉब मार्केट में जो अनिश्चितता का जो माहौल है ना, वो भी हमें थोड़ा सा पस्त कर देती है कि यार द थिंग्स आर नॉट क्लियर। लेकिन फिर उस जीत किसकी होती है कि वो अपने आप को बार बार एफर्ट करता रहे, है ना, वो अपने काम पे लगातार लगा रहे, स्टेडीली लगा रहे। स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कहावत है ना इंग्लिश में। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। एग्जाम में धांधलियां हो रही हैं, पेपर में क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं। हमने अपने जीवन में इतने पेपर दिए, हमने कभी भी ये नहीं देखा कि भाई अब पैसे दे करके और इस क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज कराओ। ये आप मेरा वीडियो क्लिप करके किसी भी जगह पर अपलोड कर सकते हो। मैं पूरे एग्जाम डिपार्टमेंट्स को ऑल ओवर इंडिया ये कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करो जो ब्रिलियंट हों। ऐसे लोगों को सेलेक्ट मत करो जिनको अपने काम से प्यार नहीं है। क्यों इन बच्चों का भविष्य खराब करते हो आप लोग? आप देख रहे हो ना, हर एग्जाम के बाद कि साहब इन क्वेश्चंस पे आपत्ति दर्ज कराओ। तो जब तुम क्वेश्चन बना रहे हो, जब तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है क्या? इसका मतलब है थोड़ा हार्डवर्क करो, चाहे वो नेट का पेपर ले लो, चाहे वो नीट का पेपर ले लो। आप मेरे को देख के हैरानी होने लगी है। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि भाई ज्ञान जो है वो इतना ज़्यादा फैल गया है कि भाई अब ज्ञान हमारे दिमाग में बस ही नहीं रहा है। तो ये थोड़ा सा भड़ास में निकाल रहा हूँ। उसका कारण है कि जो स्टूडेंट्स है बेचारे, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कई बार। तो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि डिप्रेशन में मत आइए, अपना काम लगातार करते रहिए। और देखो मैं हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ। आप किसी भी तरह की ग्रामर और वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट में आइए, मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। आपका एग्जाम यूं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नो सूनर हैड शी कंप्लीटेड हर थीसिस, अभी तो उसने अपनी थीसिस कंप्लीट की ही नहीं थी कि इतने में ही उसको ऑफर आ गया। तो आपको क्या याद रखना है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक मैं नया सेंटेंस बना के दिखाता हूं, देखो इसका आपको, ताकि आपको पता चले कि इसमें एक अच्छा सेंटेंस भी बनाया जा सकता है। अभी तो मैं घर से बाहर निकला ही नहीं था कि इतने में ही बारिश शुरू हो गई। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम? चलो अपन बनाते हैं कि अभी तो मैं घर से बाहर निकला ही नहीं था कि इतने में बारिश शुरू हो गई। बनवाओ चलो मेरे साथ साथ। क्या क्या सेंटेंस बनेगा हमारा? नो सूनर हैड आई कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कम होती है और फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, ठीक है। तो नो सूनर हैड आई कम आउट ऑफ माई हाउस, अभी तो मैं घर से बाहर आया ही नहीं था, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ये आपका सेंटेंस बन गया। अभी तो मैं घर से बाहर निकला ही नहीं था कि इतने में बारिश शुरू हो गई। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। देन, अब वो अचानक से आपको THEN दे के एरर दे देंगे, वो यहां से हैड हटा देंगे, वो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो तीन तरह से इसका एरर पूछा जा सकता है। तो इन्वर्जन में ये सबसे फेमस सेंटेंस है, हार्डली वाला सबसे फेमस सेंटेंस है, नेवर वाला सबसे फेमस सेंटेंस है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फेमस सेंटेंस होते हैं। जैसे आप एक बात बताइए, इस सेंटेंस का मतलब बताइए, लॉन्ग लिव द क्वीन। क्या आपको लगता है कि इसमें इन्वर्जन यूज हुआ है? ये मेरा आपको लेक्चर खत्म करने से पहले का लास्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग लिव द क्वीन, क्या मैंने सेंटेंस में कोई एरर किया है? क्या यहां पे लिव्स आना चाहिए क्योंकि क्वीन सिंगुलर है? क्या ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाना चाहिए, द क्वीन लिव्स लॉन्ग? क्या मैंने ये सेंटेंस सही लिखा है? अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि और यहां पे इन्वर्जन है या नहीं है। चलिए, तो ये था आपका एक छोटा सा लेक्चर फिल्ड विद वोकैबुलरी एंड ग्रामर। मैं और लेक्चर्स लेके आऊं, इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में और रिक्वेस्ट करिए, मैं उनको अपलोड करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ अच्छा सा कमेंट भी लिखें ताकि मैं और मोटिवेटेड हो जाऊं आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू, बाय।